तो हमारे सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। और आज की क्लास में हम ग्राम पंचायत बुकलेट का दूसरा पार्ट कवर करेंगे। पिछले पार्ट में हमने ग्राम पंचायत बुकलेट के 3 चैप्टर कवर किए थे, जिसमें ग्राम पंचायत समितियों, ग्राम सभा बैठक और ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में नियमों से संबंधित कुछ बातें की थी। आज की क्लास में हम ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और आरटीआई से संबंधित कुछ बातें जानेंगे। इसके बाद पंचायत सिटीजन चार्टर के बारे में भी कुछ बातों पे चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। यदि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखिए, पॉज कर के देखिए। और चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ वीपीओ के टेलीग्राम के ग्रुप में दे दिया जाता है, जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाती है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले हम ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों को देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो सचिवालय होता है वहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज उपस्थित रहने चाहिए, कितनी अवधि तक रहने चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सब के बारे में ग्राम पंचायत बुकलेट में डिटेल में दिया गया है। और उन्हीं से इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। सारी चीज़ों को ग्राम पंचायत बुकलेट की सारी चीज़ों को कवर नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्रक्स को दिया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्रक्स है बुकलेट का उसको दिया जा रहा है। तो जो ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख हैं इसके बारे में हमें नियम संख्या 63 से पता चलता है, यानी 63 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, नियम मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ग्राम पंचायत अधिनियम जो 1947 है उसकी धाराओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि किस धारा को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेसेस होंगी, तो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। तो नियम 63 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से अभिलेख रखे जाएंगे और कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे इसके बारे में बताया जा सके। तो देखते हैं कि ग्राम पंचायत में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पंचायत कोष बही खाता। ये प्रत्येक पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहता है, पंचायत कोष बही खाता। यानी कि पंचायत का जो कोष होता है जहाँ पर धन के आय व्यय संबंधित चीज़ें होती हैं उसका बही खाता यानी रजिस्टर वो आपको मेंटेन करना होता है। और ये पिछले 20 वर्षों का आपके पास होना चाहिए पंचायत सचिवालय के अंतर्गत, 20 वर्षों का। फिर आगे बात करें ग्राम पंचायत कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट। ये पिछले 10 वर्षों की ये होनी ही चाहिए पंचायत सचिवालय के अंतर्गत। वार्षिक रिपोर्ट कि एक वर्ष में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, उनकी प्रगति किस तरीके से हुई थी, कब कंप्लीट हुआ कार्य, इन सब की जानकारी आपकी वार्षिक रिपोर्ट में होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट 10 साल की आवश्यक होती है। इसके बाद जन्म मृत्यु विवाह रजिस्टर, ये तो सभी पंचायत सचिवालय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये स्थायी होता है, इसकी कोई अवधि नहीं होती, ये परमानेंट होता है, यह आपको परमानेंट मेंटेन करना है। ठीक है, अभी कोई प्रधान है 5 साल के लिए तो वो मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद जो अगला आएगा वो मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद जो अगला आएगा वो 5 सालों के लिए मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से ये एक स्थायी रजिस्टर होता है। जो ऑडिट करवाए जाते हैं प्रतिवर्ष राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों के, उनकी ऑडिट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए पिछले 40 वर्षों की। ठीक है, 40 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है कि आपको कितना पैसा किस वर्ष में दिया गया, आपने कितना खर्च किया, कितना वापस पहुंचाया आपने शासन को पैसा, तो ये सब चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में होती हैं। यदि कोई काम में कमी हुई, भ्रष्टाचारी हुई, तो ये सब ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होता है और ये 40 वर्षों का डाटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा किए गए पत्र व्यवहार। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए पत्र व्यवहार यानी कि ग्राम प्रधान करता है ग्राम पंचायत की तरफ से पत्र व्यवहार, तो ग्राम प्रधान है जो किसी से भी कुछ भी डिमांड करता है या कुछ भी कर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डीएम या डीपीआरओ से जो भी पत्र व्यवहार के थ्रू बातें करता है और उन बातों के आधार पर जो भी प्रधान द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं वो आपको पिछले 5 वर्ष के होने चाहिए आपके पास डाटा पूरा। ठीक है, आगे देखें तो मांग पत्र या कर वसूली रजिस्टर।
आप जो ग्राम पंचायत में कर वसूली करते हैं उसका रजिस्टर होना चाहिए। आप शासन से कितना रुपया मांग रहे हैं किसी काम के लिए, मांग पत्र होना चाहिए पिछले 10 वर्षों का। निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, जैसे अभी कोई कार्य चल रहा है, इस पंचवर्षीय योजना में कोई कार्य चल रहे हैं, तो उनकी प्रगति रिपोर्ट, उसमें कितना काम हुआ पूरा, कितना बचा है, कब तक पूरा होगा, इन सब की जानकारी आपको प्रगति रिपोर्ट में देनी होती है और ये 5 वर्षों की होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। स्टॉक बुक, स्टॉक बुक यानी कि ग्राम पंचायत सचिवालय में जो भी स्टॉक होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट का स्टॉक है, ठीक है, कोई भी परिपत्र है, जैसे जन्म परिपत्र हैं, मृत्यु परिपत्र हैं, तो ये स्टॉक बुक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको बताना होता है इस स्टॉक बुक में कि ग्राम पंचायत में इस चीज़ की कमी थी, ये चीज़ इतनी मंगाई गई, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट कम हो रहा है जो बहुत आवश्यक है, तो उसके बारे में भी सारी जानकारियाँ स्टॉक बुक में सम्मिलित होती हैं और ये पिछले 5 वर्षों का होता है, आपको मेंटेन करना होता है 5 वर्षों का, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में आपने कितनी चीज़ें मंगवाई, कितना स्टॉक मंगवाया, कितना खर्च हुआ, ये सब मेंशन रहता है। इसके बाद जो कर्मचारी उपस्थित रहते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उनकी प्रतिदिन उपस्थिति का रजिस्टर आपको मेंटेन करना होता है पिछले 6 वर्षों का, ठीक है। और जैसे ही ये अवधि सारी खत्म हो जाती है ना, जैसे अभी 10 वर्ष का आपको मेंटेन करना है, अब अगला वर्ष आएगा तो पीछे जो सबसे पिछला 10 वर्ष होगा, 10वां वर्ष होगा, उसका आपको ख़त्म कर देना और नए वर्ष का जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। उपस्थिति रजिस्टर 6 वर्ष का मेंटेन करना होता है। इसके बाद आते हैं सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, ठीक है। ये भी आपको स्थायी रखना होता है। सार्वजनिक निर्माण कार्य, कोई पुल बनाया, पुलिया बनाई, पंचायत भवन में कोई अपग्रेडेशन हुआ, पंचायत भवन ही बनाया, तो ये रजिस्टर आपको मेंटेन करना होता है स्थायी रूप से। अचल संपत्ति रजिस्टर स्थायी होता है ये, ग्राम पंचायत की सारी संपत्तियों के बारे में जानकारी दी रहती है। अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल, इमूवेबल मतलब जो स्थिर है संपत्ति, जैसे पंचायत सचिवालय है, ठीक है, पंचायत सचिवालय है तो ये अचल संपत्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये ऐसी सारी संपत्तियों की जानकारी इस रजिस्टर के अंतर्गत होती है और ये स्थायी रखना होता है। जो भी पंचायत की अचल संपत्तियाँ बढ़ेंगी उनको अपडेट किया जाएगा, जो भी कम हो जाएंगी उनको भी अपडेट किया जाएगा। फिर वार्षिक आय व्यय का अनुमान, आप इस वर्ष में कितना खर्च करने वाले हैं, कितनी आपकी आय होने वाली है, इसका अनुमान, और ये ऐसा रजिस्टर बनाया जाएगा। आपको पिछले 5 वर्षों का आपको ऐसा रजिस्टर अपडेट रखना होगा अपने पास, ठीक है। ये था हमारा कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से अभिलेख रखे जाने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन किए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि सूचना का अधिकार, ठीक है। ये एक नेक्स्ट चैप्टर है पंचायत बुकलेट में, सूचना का अधिकार। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि सूचना क्या होती है। कोई भी दस्तावेज या दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, ये कंप्यूटर या अन्य विधि से तैयार कोई अन्य जानकारी, इंफॉर्मेशन, ठीक है, वही क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। अब सूचना का अधिकार देख लेते हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी लोक प्राधिकरण से, अब लोक प्राधिकरण का मतलब क्या है, लोक प्राधिकरण का मतलब है कि कोई भी सरकार की संस्था है, जैसे संसद द्वारा बनाया गया है, या राज्य विधानसभा या विधान परिषद द्वारा बनाया गया है, या फिर कोई ऐसी संस्था जिसको राजकीय सहायता प्राप्त हो रही है, ठीक है, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त हो रही है धन की, तो वो सब लोक प्राधिकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन लोक प्राधिकरण से कोई भी व्यक्ति किसी काम, दस्तावेज या अभिलेख की मांग करके उसका निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। आपको अपनी ग्राम पंचायत में ही मान लीजिए किसी चीज़ का पता लगाना है, जैसे एक हैंडपंप का खर्चा पता लगाना है कि आपको एक ग्राम पंचायत में एक हैंडपंप लगाने में कितना खर्चा आता है, या आपके मोहल्ले में ही कोई हैंडपंप लगा उस पे कितना खर्चा आया, तो आप इस खर्चे को भी जान सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आया, किसके थ्रू, आरटीआई के थ्रू, ठीक है। उसका निरीक्षण कर सकते हैं किसी भी दस्तावेज का, या अभिलेख मांग सकते हैं कोई भी, किसी दस्तावेज का प्रमाणित नमूना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रमाणित मतलब मुहर लगी हुई, जिससे भी जिस भी डिपार्टमेंट से आप मांगे उस डिपार्टमेंट की मुहर लगी हुई आपको नमूना प्राप्त होगा दस्तावेज का। किसी भी दस्तावेज का आप सारांश मांग सकते हैं, या उससे उद्धरण, कमेंट उससे मांग सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में आप कमेंट करके बताइए।
आगे बात करें तो सरकारी सहायता प्राप्त एनजीओ भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिन एनजीओ को सरकारी सहायता प्राप्त है वो भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, उनसे भी आप सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, अब सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो ये 12 मई 2005 को संसद में पारित हुआ था। ठीक है, 12 मई 2005 को संसद में पारित हुआ। फिर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की इसको राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए 15 जून 2005 को, और 15 जून 2005 को ही सरकारी गजट में इसको प्रकाशित कर दिया गया। और 12 अक्टूबर 2005 को इसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। पूरे भारत में हर राज्य में लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट। अब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 14 सितंबर 2005 को। ठीक है, 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, जब सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया था तो उसके बाद ही उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हो गया था। और उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, जो अपडेटेड नियमावली है, वो दिसंबर 2015 की है। ठीक है, इसके संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं कि सूचना का अधिकार किस तरीके से डिफाइन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, उसके क्या नियम होंगे, किसी को यदि सूचना प्राप्त करनी है किसी डिपार्टमेंट से तो उसके संबंध में क्या नियम होंगे, ये सारी चीज़ें इस नियमावली के अंतर्गत बताई गई हैं। आगे बात करें तो सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होती है। यदि आपको किसी से सूचना निकलवानी है किसी डिपार्टमेंट से तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी कि आपको लिखित आवेदन देना होगा, हिंदी या इंग्लिश में, या फिर कोई भी स्थानीय भाषा हो। ठीक है, कोई भी स्थानीय भाषा हो तो आप लिखित आवेदन देंगे, उसके लिए शुल्क देना होता है। यदि आप बीपीएल से संबंधित हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन आप आते हैं तो आपको 0 रुपये शुल्क देना होता है। यदि आप नॉन बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको 10 रुपये का शुल्क देना होता है किसी भी डिपार्टमेंट से जानकारी निकलवाने के लिए। और सूचना प्राप्ति प्रतिलिपि में प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रुपये अलग से देने होते हैं। जैसे आपको कोई सूचना चाहिए और शासन को उसके लिए आपको 10 या 20 पेज की जानकारी देनी पड़ रही है तो उसके लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ अलग से लिया जाएगा। सूचना प्राप्ति की अवधि क्या होती है। सामान्य केस में क्या होता है कि 30 दिन के अंदर आपको वो सूचना देनी होती है। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप मांगेंगे सूचना तो सामान्य केस में 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी होगी उसको। और यदि व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना आपने मांगी है जिससे उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता में कोई भी बाधा ना पड़े या बाधा पड़ रही है और ऐसी सूचना चाहिए उसको, तो वो फिर सूचना आपको 48 घंटे में डिपार्टमेंट के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है, ये टाइमलाइन है ना जो, ये बहुत ही मतलब हार्ड होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और यदि इस अवधि के अंतर्गत आपको सूचना नहीं मिलती है इन केसेस में तो आप इन पर केस भी कर सकते हैं और इन पर जुर्माना यानी कि आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट हेड होता है, जो आरटीआई के अंतर्गत, हर डिपार्टमेंट में आरटीआई के अंतर्गत एक हेड होता है। ठीक है, तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है यदि ये अवधि के अंदर आपको सूचना नहीं प्रदान करते हैं। आवेदन आपको कहाँ करना होता है, सहायक लोक सूचना अधिकारी से। ठीक है, यदि आप सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन करते हैं तो आपको इन दोनों ही केसेस में अतिरिक्त 5 दिन लग सकते हैं। ठीक है, यदि आवेदन आप सहायक लोक सूचना अधिकारी से कर रहे हैं तो अतिरिक्त 5 दिन लगेंगे, और यदि आप लोक सूचना अधिकारी से ही करेंगे डायरेक्ट तो फिर आपको यही इसी अवधि में ही आपको सूचना देनी पड़ेगी। अब जैसे आपको सूचना मिली और आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं उस सूचना के खिलाफ, या फिर आप अपील कर सकते हैं यदि आपने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना मांगी चाहिए किसी डिपार्टमेंट से और उसने आपकी रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं कि आपको सूचना प्राप्त नहीं हुई या सूचना अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंतर्गत आप पहली अपील डाल सकते हैं। ठीक है, 30 दिन के अंतर्गत आपको पहली अपील डालनी होगी। सूचना ना देने पर या आवेदन पत्र स्वीकार न करने पर, जानबूझकर गलत सूचना देने पर या समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर
लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम 25,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। अधिकतम कितने रुपए तक का दंड लगाया सकता है? 25,000 रुपये तक। यदि वो गलत सूचना देता है, समय पर सूचना नहीं देता है, या आपके आवेदन को ही एक्सेप्ट नहीं करता है, या जानबूझकर गलत सूचना देता है, तो फिर उस स्थिति में आप दंड भी लगवा सकते हैं लोक सूचना अधिकारी पर। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की संरचना क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 तक राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और नियुक्ति की प्रोसेस क्या होती है? इसकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, चयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी। आरटीआई जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, राज्य सूचना आयुक्त, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, और विपक्षी नेता सदस्य होते हैं। और राज्य मंत्रिमंडल का एक सदस्य नामित किया जाता है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये नामित किया जाएगा, राज्य मंत्रिमंडल का एक सदस्य। ठीक है, इनको शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। और 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर काम कर सकते हैं। इनको पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इनको पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उनके लिए क्या होता है, इनका जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी जो सेवा और शर्तें होती हैं, ठीक है, सेवा शर्तें और वेतन इनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। और जो राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त का होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान सेवा शर्तें और वेतन। और जो राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी सेवा शर्तें और वेतन होते हैं राज्य के मुख्य सचिव के समान। ठीक है, मुख्य सचिव के समान होते हैं राज्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें और वेतन। अब ग्राम पंचायत में जन सूचना अधिकारी वीपीओ काम करता है जन सूचना अधिकारी के रूप में। ठीक है, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी तो वीपीओ से मांगी जाएगी ग्राम पंचायत के अंतर्गत। और प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है? बीडीओ होता है। यदि आप ग्राम पंचायत से सूचना मांग रहे हैं तो आपका प्रथम अपीलीय अधिकारी बीडीओ होता है। यदि वीपीओ के द्वारा दी गई सूचना से आप संतुष्ट नहीं है तो आप बीडीओ के पास अपील कर सकते हैं पहली। आगे देखते हैं, एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली राज्य के द्वारा स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा, और इसका नाम है IGRS। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी IGRS की। इसको 2 तरीकों से अभी संचालित किया जा रहा है, एक है जन सुनवाई पोर्टल और समाधान पोर्टल। ठीक है, यदि आपको कोई भी काम करवाना है शासन के स्तर पर और वो काम नहीं हो पा रहा है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस पर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं jansunwai.up.nic.in पर, या फिर समाधान.government.in पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी सुनवाई की जाएगी आपके मामले पर। आगे देखेंगे पंचायत सिटीजन चार्टर। पंचायत सिटीजन चार्टर क्या है? तो जन सामान्य को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार जो है जन सामान्य को किस तरीके से मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करा सकती है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से। तो उसके लिए पंचायत सिटीजन चार्टर बनाया गया था। और पंचायत सिटीजन चार्टर की जो परिकल्पना है वो संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्योंकि जो जन सामान्य को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पंचायतों को कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 243G से। आगे देखें तो केंद्र सरकार द्वारा मॉडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया था। कब? 4 जून 2021 को मॉडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पंचायत सिटीजन चार्टर 29 जुलाई से 15 अगस्त 2021 तक ये एक अभियान चलाया गया था कि सभी ग्राम पंचायतें अपना पंचायत सिटीजन चार्टर तैयार कर लें इस अवधि के अंतर्गत 29 जुलाई से 15 अगस्त 2021 तक। जो केंद्र सरकार द्वारा मॉडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया था वो 4 जून 2021 को जारी किया गया था। आगे बात करेंगे तो पंचायत सिटीजन चार्टर की कुछ सेवाएं और उनकी सेवा अवधि वो देख लेते हैं कि कितने दिन की होती हैं।
जैसे पंचायत सिटीजन चार्टर में अभी उत्तर प्रदेश में यदि आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको 5 रुपये का शुल्क देना होगा और समय सीमा है 1 माह, यानी 1 माह के अंतर्गत आपको जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जिसके लिए आपने आवेदन किया था वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए संपर्क किससे करना होता है? वीपीओ से या ग्राम प्रधान से आप संपर्क करेंगे और उसी को आवेदन देंगे, इन दोनों में से किसी को भी। यदि आपको परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करनी है, ठीक है, तो प्रथम 5 पृष्ठ के लिए आपको 5 रुपये देने होंगे और उसके बाद हर पेज के लिए 1 रुपये अतिरिक्त देना होगा और इसकी समय अवधि होती है 3 दिन। इसकी भी इसके लिए भी आपको वीपीओ या ग्राम प्रधान से संपर्क करना होता है, ठीक है। आगे देखें कुछ प्रशासनिक सेवाएं जो मेंशन की गई हैं पंचायत सिटीजन चार्टर में। तो मनरेगा जॉब कार्ड यदि आपको बनवाना है तो वो फ्री में आपका आवेदन होगा। 3 दिन के अंतर्गत आपको मनरेगा जॉब कार्ड मिल जाएगा और इसके लिए आपको संपर्क किससे करना होगा? ग्राम रोजगार सेवक से या फिर प्रधान से। यदि मनरेगा के अंतर्गत आप काम के लिए अनुरोध करते हैं तो ये भी इसका भी आवेदन फ्री में होगा और 15 दिन के अंतर्गत आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। समय सीमा ये होती है 15 दिन और इसके लिए भी संपर्क आपको ग्राम रोजगार सेवक या प्रधान से करना होगा। गांव की आंतरिक गलियों की मरम्मत करवानी है आपको और उसके लिए आपको आवेदन करना है, ठीक है। आपके गांव या मोहल्ले की कहीं भी गली खराब है और उसकी मरम्मत के लिए आप चाहते हैं कि इसकी मरम्मत हो जाए तो आप इसके लिए वीपीओ प्रधान को एक आवेदन देंगे। इसके लिए फ्री आवेदन होगा और 30 दिन के अंतर्गत समय सीमा है कि आपको सेवा प्रदान कर दी जाएगी। स्वच्छता और साफ सफाई के संबंध में बात करें तो सामुदायिक शौचालय की मरम्मत और रखरखाव से संबंधित जो भी आवेदन करेंगे आप वो निःशुल्क होगा और 7 दिन में आपको सेवा प्रदान की जाएगी, ठीक है। टाइम लिमिट 7 दिन। आप किसी एनजीओ को आवेदन कर सकते हैं या फिर ग्राम प्रधान से आवेदन कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सफाई के लिए यदि अनुरोध करना है, ठीक, कोई भी सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड हो गया, टांगा स्टैंड हो गया, ऑटो स्टैंड हो गया या सचिवालय हो गया और वहाँ पर सफाई के लिए आप अनुरोध करना चाह रहे हैं तो वो फ्री में होगा और कितने दिनों के अंतर्गत? 7 दिनों के अंतर्गत आपको सेवा प्रदान की जाएगी फ्री आवेदन के साथ। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु आवेदन, तो व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु आवेदन भी फ्री में होता है। यदि आपको अपने घर में शौचालय बनवाना है ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो इसका आवेदन फ्री में किया जाएगा और 30 दिन के अंतर्गत आपको सेवा प्रदान कर दी जाएगी। वीपीओ या प्रधान से आपको आवेदन करना होता है इसके लिए, ठीक है। आगे देखें स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु आवेदन, ठीक है। कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है आपके मोहल्ले की तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं फ्री में। 3 दिन में समय सीमा आपको प्रदान की गई कि 3 दिन में आपको सेवा प्रदान कर दी जाएगी और इसके लिए भी आपको वीपीओ या प्रधान से ही संपर्क करना होता है। अंत्येष्टि स्थल का रखरखाव और सुधार से संबंधित कोई भी आवेदन करना है तो वो भी फ्री में होगा और 15 दिन समय सीमा होती है। इसके लिए आपको वीपीओ प्रधान या लेखपाल से आपको संपर्क करना होता है। वीपीओ से या प्रधान से या लेखपाल से अंत्येष्टि स्थल का रखरखाव और सुधार करने के लिए 15 दिन की समय सीमा होती है। इसके अंतर्गत फ्री में आवेदन होगा। आगे देखें तो सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना, इसका आवेदन भी कैसा होता है? फ्री में होता है और 7 दिन में आपको समय सेवा प्रदान कर दी जाएगी और इसके लिए आपको आवेदन प्रधान या लेखपाल से करना होता है यदि सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटवाना है। इसके बाद बात करें तो पंचायत भवन या सामुदायिक केंद्र के समारोह या उत्सव में प्रयोग हेतु, ठीक है। यदि कोई उत्सव सामुदायिक उत्सव होना है गांव के अंदर तो उसके लिए आपको पंचायत भवन या अन्य कोई भी सरकारी बिल्डिंग है पंचायत के अंतर्गत उसका आपको यूज करना है तो उसके लिए आप आवेदन करेंगे किससे? वीपीओ या प्रधान से और 2 दिन की समय सीमा है सेवा प्रदान करने के लिए। 500 रुपये का आपको शुल्क देना होगा, ठीक है, आवेदन करने के लिए। आगे देखें तो पंचायत भवन में सीएससी की व्यवस्था या सुधार, कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं पंचायत भवन के अंतर्गत फ्री में 15 दिन के अंतर्गत। वीपीओ या प्रधान से आपको आवेदन करना होगा, 15 दिन में आपको सेवा प्रदान कर दी जाएगी। अब ग्राम पंचायत के वाईफाई या इंटरनेट सेवा का प्रयोग करना चाहते हैं आप, ठीक है, ग्राम पंचायत का वाईफाई या इंटरनेट सेवा है और उसका लाभ लेना चाहते हैं आप तो इसके लिए आपको 30 रुपये प्रति माह शुल्क देना होता है। 15 दिन के अंतर्गत आपको कनेक्शन मिल जाता है
और इसके लिए आवेदन आपको वीपीओ या प्रधान से करना होता है। आंगनवाड़ी केंद्र में पुष्टाहार कार्यक्रमों से संबंधित आवेदन फ्री में होगा। 7 दिन के अंतर्गत आपको सेवा प्रदान की जाएगी और इसके लिए आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से करना होगा। ठीक है। टारगेटेड पीडीएस के अंतर्गत लाभार्थी सूची में नाम सम्मिलित करवाना है, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है आपको, तो फिर उसके लिए भी फ्री में आवेदन होगा और 30 दिन के अंतर्गत आपको सेवा प्रदान की जाएगी। आवेदन आपको पूर्ति निरीक्षक या क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से करनी होती है। ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक कार्यवाही। अब यहाँ पर ये चैप्टर चेंज हो गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक कार्यवाही के संबंध में अब हम बातें करेंगे। वीपीओ की नियुक्ति और निलंबन स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। तो वीपीओ की नियुक्ति, निलंबन, अनुशासनिक कार्यवाही, जो भी उसकी अनुशासनिक कार्यवाही उसके ऊपर की जा सकती हैं, और स्थानांतरण जिला के अंतर्गत, ये तीनों ही चीजें डीपीआरओ के द्वारा की जाती हैं वीपीओ के लिए। ठीक है। डीपीआरओ के द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाएगी, उसका निलंबन भी, और उस पर अनुशासनिक कोई कार्यवाही करनी है तो डीपीआरओ के द्वारा ही की जाएगी। जिले के अंतर्गत ट्रांसफर करना है उसका तो डीपीआरओ के थ्रू की जाएगी। और यदि स्थानांतरण है जो वो मंडल के अंतर्गत करना है तो फिर उसके लिए मंडलीय उपनिदेशक काम करता है। पंचायत का मंडलीय उपनिदेशक जो भी होगा वो मंडल के अंतर्गत वीपीओ का स्थानांतरण कर सकता है। यदि आपको मेडिकल अवकाश चाहिए, बीपीओ को मेडिकल अवकाश चाहिए 45 दिनों तक का, तो उसके लिए बीडीओ काम करेगा। बीडीओ मेडिकल अवकाश देगा 45 दिन तक का। आकस्मिक अवकाश चाहिए आपको, ठीक है, इमरजेंसी में आपको कोई काम है और आपको छुट्टी चाहिए एज अ बीपीओ, तो आप एडीओ से संपर्क करेंगे। एडीओ पंचायत आपको आकस्मिक अवकाश प्रदान करेंगे। यात्रा भत्ता बीजक, ये भी बीडीओ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, यात्रा भत्ता बीजक। और भ्रमण कार्यक्रम की स्वीकृति, ठीक है, आपको गांव के अंतर्गत भ्रमण करना है तो उसकी स्वीकृति आपको एडीओ पंचायत के द्वारा दी जाएगी। ठीक है। आपको कहीं भी भ्रमण करना है पंचायत के अंतर्गत तो उसकी स्वीकृति किसके द्वारा दी जाएगी, एडीओ पंचायत के द्वारा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। लगभग 10 से 12 चैप्टर हमने पंचायत बुकलेट के कवर कर लिए हैं और आगे की वीडियो हो सकता है एक वीडियो और आ जाए पंचायत बुकलेट पे। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, यदि लगेगा कि इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं अभी छूट गई हैं तो उसके लिए एक आगे वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप थोड़ा देर वीडियो पॉज करके इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। बाकी एक वीडियो अगर ज़रूरी लगेगा तो आगे ले आएंगे और इसके बाद हम संविधान के भाग 9 के बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चों को भाग 9 में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सारे अनुच्छेद समझने में, तो उन पर एक वीडियो ले आई जाएगी। ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और वीपीओ बनने का सपना साकार करिए अपना सभी लोग। धन्यवाद।